थेरेपी इज़ अ टैबू बिकॉज एक तो हम अपनी बहुत प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस जो हम खुद के साथ करते हैं सिर्फ हम वो किसी सामने वाले को बताने वाले हैं. अटेंशन इज़ अ वेरी बिग थिंग रिसेंटली इन चिल्ड्रन. So if I am a 15-year-old, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि I need to talk to my parents to take me to therapy? इमोशनल अवेलेबिलिटी की जहाँ पे बात आती है तो बीइंग हर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Can this be also sign of depression? डिप्रेशन इज़ अ परसिस्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस. What is the role of hypnotherapy? जो डीपर आपके ट्रॉमास हैं जो चाइल्डहुड से आ रहे हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपको कॉन्शियसली याद भी नहीं है. What about overthinking? Hi, this is Dr. Meg Sharma. I'm a licensed autist, psychotherapist and founder of FYP Life, which is an online therapy platform. आज मेरे साथ दिल्ली में है डॉक्टर तमन्ना खरब. डॉक्टर तमन्ना, अपने बारे में प्लीज हमें कुछ बताइए. Sure. My name is Dr. Tamanna Kharab Jakar, and I am a clinical psychologist by profession. Also, I'm a certified hypnotherapist as well. So, I think I have over 6 years of experience in working in this field. I have been working with children, adolescents, adults, as well as elderly. So, I have been associated with a lot of renowned psychiatrists from past many years. So nowadays anxiety रहती है लोगों को बहुत ज़्यादा. तो आपको क्या लगता है कि what is the reason that everybody is having so much anxiety nowadays and everything makes them anxious? Sure. Anxiety basically is a persistent worry for maybe a future event. हमें बहुत अनसर्टेनिटी होती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इफ समथिंग हैपन्स इन द फ्यूचर. सो दैट इज बेसिकली एंग्जाइटी. और हम बहुत ज़्यादा वरिड हैं अबाउट अनसर्टेनिटी. So this is where it stems from, uncertainty about the future. So आजकल की जनरेशन को किस तरह की अनसर्टेनिटीज है? You must be meeting different generations, I suppose. Yes. तो किस तरह की अनसर्टेनिटीज हैं जो उन्हें अनसेफ फील करा रही हैं? स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे 11th-12th में क्या लेना चाहिए, विच स्ट्रीम, मैं किस कॉलेज में एडमिशन लूँगा, व्हाट इफ एडमिशन होगा कि नहीं होगा. रिलेशनशिप्स में लगता है व्हाट इफ दिस इज गोइंग टू नॉट वर्क, और इतना टाइम इमोशनल हम इन्वेस्ट करें स्टिल इट वॉन्ट वर्क. जो वर्क प्लेसेस पे हैं उन्हें लगता है व्हाट इफ आई गेट लेड ऑफ. तो देर आर सो मेनी रीजंस जिससे ये एंजाइटी लोगों में आती है अनसर्टेनिटी की, एंड इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फियर इन देम. So आज भी इंडिया में counseling is a taboo. So I don't think many people prefer therapy as much as they can. So what is the reason, or how can therapy or counseling can help people? Yes, you are absolutely right, because more than 50% of the people who are coming recent months mein, they are saying that this is the first time we have come. We don't know whether this is the right place for us or not. हमें आना चाहिए या नहीं, पता नहीं हमारी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं कि नहीं हैं. So yes, therapy, अगर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, still they feel like कि I don't know if it's safe or not, if it's confidential or not. This is the most common question that I have answered in the first session. क्या ये हमारी डिस्कशंस कहीं बाहर तो नहीं जाने वाली हैं? क्या आप मेरे पेरेंट्स को तो नहीं बता दोगे? क्या आप किसी को कॉल करके तो नहीं बता दोगे? सो येस, थेरेपी इज़ अ टैबू बिकॉज एक तो हम अपनी बहुत प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस जो हम खुद के साथ करते हैं सिर्फ, हम वो किसी सामने वाले को बताने वाले हैं. सो इट मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंशियल. एंड ऑल्सो बिकॉज हमने यूजुअली सुना है कि जो पागल होते हैं सिर्फ वही थेरेपी में जाते हैं. सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ मिथ कि सिर्फ अगर आप मेंटल इलनेस के साथ डील कर रहे हैं देन ओनली यू नीड थेरेपी, अदरवाइज नॉट. You are also working with children and you also work with parent and child relationship. Can you elaborate on that? Yes, so mostly parents जो मेरे पास आ रहे हैं, आई थिंक अगर मैं लास्ट 6 months का डेटा बताऊं तो मैं एवरी वीक एटलीस्ट 2 ADHD असेसमेंट्स कर रही हूँ. अटेंशन इज़ अ वेरी बिग थिंग रिसेंटली इन चिल्ड्रन, एंड वॉट आई विल से इज़ कि फ़ोन एंड स्क्रीन्स का बहुत ज़्यादा यूसेज की वजह से अटेंशन के इश्यूज़ और ज़्यादा भी बढ़ रहे हैं. क्योंकि पहले टाइम में आई थिंक फिजिकल एक्टिविटीज़ वर मोर, स्क्रीन्स वर लेस, तो हमें इतना मिलता नहीं था स्क्रीन्स देखने को. बट राइट नाउ आई थिंक 6 months old child is having screen and they know how to just use it. So ADHD is very common जिसके लिए पेरेंट्स आते हैं. अपार्ट फ्रॉम ADHD कॉमन जो उनके इंटरपर्सनल भाई बहनों के सिबलिंग राइवलरी वाले भी कुछ केसेस हैं
एक इतने सिवियर लेवल पे पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे को पुल डाउन करना बच्चों का कि नहीं आपने इसको ये दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया, इस तरीके की चीज़ें भी बहुत आ रही हैं. स्टूडेंट का एग्जाम प्रेशर इज़ वन ऑफ द थिंग दैट यूजुअली कम्स. तो पेरेंट्स का कंसर्न एक तो ये है कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, और पढ़ नहीं रहा है तो हम उसको पढ़ाने बिठाते हैं तो इन 10 minutes ही जस्ट कि बस इट्स डन एंड आई कांट डू मोर. So focus, attention, not performing in exams, these are the major issues parents are coming with. So if I am a 15-year-old, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि I need to talk to my parents to take me to therapy, कि वो मुझे थेरेपी में ले जाएं. क्या signs and symptoms I can maybe detect myself or self-assess कि हाँ, I really do have a problem and therapy can help me, so I need to talk to my parents. Okay. यहाँ पे मैं कहूँगी अगर आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे हैं ना, दैट्स अ साइन कि कुछ कम्युनिकेशन गैप है. तो दैट्स व्हेन यू नीड समबडी एल्स, ताकि वो इस रिलेशनशिप को बेटर कर सके, वो इस रिलेशनशिप को और इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखा सके, ताकि जो चीज़ें आप पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों पे एज अ थेरेपिस्ट आप उन दोनों को हेल्प कर पाओ. एंड अगर पेरेंट्स के साथ आप बात कर रहे हो, क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हो, स्टिल द पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज रिसेंटली मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ. देयर इज़ अ ADHD डायग्नोस्ड, मैंने ही डायग्नोज को किया है, अ गर्ल कमिंग टू मी. तो उसकी मदर आफ्टर द डायग्नोसिस ऑल्सो शी इज़ नॉट वेरी श्योर अबाउट कि नहीं ये ADHD शायद नहीं है, शी इज़ जस्ट लेजी, मुझे नहीं लगता कि इसको ADHD एक्चुअली में है, इट्स जस्ट शी डजंट वांट टू डू थिंग्स. तो क्योंकि पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं प्रॉब्लम है तो भी कि actually it's a problem and they need therapy for that. So when the parents are not able to understand, that's when I think therapist roles come in. Yeah, so you pointed out very nicely about ADHD. तो टीनेज में ADHD कैसा दिख सकता है, और अगर आप ADHD का फुल फॉर्म बता सकते हैं तो. Yes, और absolutely. अगर और अडल्ट में लाइक इन अ 20-year-old और अ 30-year-old ADHD कैसा दिख सकता है, लाइक हाउ विल इट लुक लाइक? ADHD की फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. एज वी कैन सी इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज अटेंशन डेफिसिट एंड वन इज हाइपर एक्टिविटी. तो या तो बच्चों में अटेंशन का बहुत ज़्यादा मतलब कम अटेंशन मिलेगा, या तो बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत इंक्रीज्ड मिलेगी. तो यूजुअली टीनेज बच्चों में आप देखोगे कि दे आर वेरी इम्पल्सिव, दे आर वेरी हाइपर एक्टिव. वो कुछ भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं होने देंगे, पहले ही फटाफट आंसर कर देंगे, ब्लर्टिंग आउट थिंग्स. बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड मिलेंगे. स्कूल में बुक्स गुम करके आ रहे हैं, कुछ लेके गए हैं नया वापस लाना भूल गए हैं, फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा मिलेगा. एंड व्हेन इट कम्स टू एडल्ट्स, उस टाइम पे मेजरली हम डेडलाइंस मीट नहीं कर पाते ऑफिस की. जैसे हमें प्रोजेक्ट्स में हैं, हम प्राइवेट कंपनीज में जैसे यूजुअली होता है, दे वांट टू डू इट बट दे आर नॉट एबल टू डू इट. दे आर सिटिंग विद देमसेल्व्स फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड स्टिल दे आर स्टक एट वन सेम टास्क. उनको लग रहा है कि हम प्रोसेस कर ही नहीं पा रहे हैं. बट एक पॉजिटिव साइन ये होता है कि वो बहुत एफिशिएंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू लास्ट मोमेंट पे काम करना. तो जब वो लास्ट मोमेंट आ जाता है तब वो बहुत क्विकली काम कर पाते हैं. सो देयर आर स्ट्रेंथ्स एज वेल एज ऑफ ADHD एंड वीकनेसेस एज वेल. सो आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन द स्ट्रेंथ्स, ताकि हम उन वीकनेसेस को थोड़ा कम कर करके अपनी लाइफ को बैलेंस्ड बना पाएं. So now I wanted to talk about depression. So now anything happens, people start saying, I'm very depressed, I feel very depressed. So ये differentiate कैसे करेंगे? Since you're a clinical psychologist, I'm very interested in knowing कि एक normal unhappy state of mind या phase of life और really clinical depression कैसे दिखता है? How will I differentiate that? और even if अगर मैं खुद वो इंसान नहीं हूँ, मैं किसी और में वो signs कैसे catch कर सकती हूँ? एक partner में, या एक फ्रेंड में, या अपने बच्चे में? You rightly said, because yesterday only a 7-year-old just told me that I was depressed. And so ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहा है. उनको लगता है कि हाँ बस हम थोड़ा सैड हो रहे हैं तो मतलब हम डिप्रेस्ड हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सैडनेस अगर होगी तो वो पर्टिकुलर इवेंट के बाद आएगी, और वो उस इवेंट के जैसे ही थोड़े से टाइम बीतेगा वो सैडनेस कम होती चली जाएगी. ऐसा नहीं है कि वो इवेंट को 6 months हो गए एंड यू आर स्टिल क्राइंग एंड ऑल. अगर आप 6 महीने के बाद भी रो रहे हो, 6 महीने के बाद भी उतना ही परेशान हो रहे हो, तो हम उसको बोल सकते हैं कि डिप्रेशन की तरफ जा रहा है. रीज़न बीइंग
डिप्रेशन इज़ अ परसिस्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस जहाँ पे हमारा डे टू डे लाइफ बहुत इम्पैक्ट होगा. वी विल नॉट बी एबल टू डू द डेली हाइजीन एक्टिविटीज़. हर रोज़ नहा नहीं रहे हैं. हमारा इंटरेस्ट नहीं है हमारी रेगुलर हॉबीज़ में. वी आर नॉट एबल टू मीट फ्रेंड्स. वी आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली. तो जब हमारी अटेंशन पे भी प्रॉब्लम आ रही है, वी आर नॉट एबल टू फंक्शन, डेली फंक्शनिंग की चीज़ें भी जब नहीं कर पा रहे हैं, and that particular state of sadness is impacting the daily life a lot, then it's depression. अगर वो state आया कुछ टाइम के बाद चला गया, you felt sad for maybe a few days or few weeks and then you're feeling better, then it's just sadness, not depression. And what is the role of hypnotherapy in all, like बहुत सारी modalities होती है, but Yes. hypnotherapy ऐसी है which shines through it. So what category of clients do you see for hypnotherapy? आई थिंक मैं एक मिक्स्ड अप्रोच यूज़ करना ज़्यादा बेटर फील करती हूँ. बिकॉज किसी को भी अगर प्रॉपरली ट्रीट होना है परमानेंटली, तो आई थिंक इट्स बेटर कि हम कॉन्शियस के साथ साथ सबकॉन्शियस वर्क भी करें. सो हिप्नोथेरेपी इज़ अ सबकॉन्शियस बेसिक वर्क होता है. उसमें जो डीपर आपके ट्रॉमाज हैं, जो चाइल्डहुड से आ रहे हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपको कॉन्शियसली याद भी नहीं है, बट दे आर in today's life also impacting your daily functioning. they are पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. जैसे किसी चीज़ की बहुत तेज़ आवाज़ होने से अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, जबकि ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस आपको याद भी नहीं है. सो मे बी आप बहुत छोटे थे तब कुछ ऐसा हुआ होगा. सो एवरी स्मॉल थिंग दैट हैपेंड इन अवर लाइफ shapes who we are today, and hypnotherapy helps us uncover those early childhood traumas and process them properly ताकि उनका impact हमारी करंट लाइफ पे कम हो जाए. So now you talked about childhood trauma. I'm very curious. And people even feel that कि childhood trauma या जो childhood में हुआ है वो कैसे हम कह सकते हैं कि हमारी adult life को affect कर रहा है. In fact कई बार वो argue भी करते हैं कि you're putting this on my parents, which is not the case I think. आपको क्या लगता है कि कैसे childhood trauma आपकी adult life को impact करता है and you can catch yourself doing that? The childhood experiences shapes our personality, how we react to things, how we behave in a particular situation, and that behavior consistently हमारी adult life तक भी आता है. It's not just that कि बचपन में कुछ हुआ तो वो वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि it is now in our subconscious brain, and 90% of the brain is subconscious, is just 10%. तो वो subconscious brain ही derive कर रहा है सब कुछ consciously हम जो कर रहे हैं. तो every small a traumatic thing that we have faced in the childhood is definitely going to shape currently आप क्या करने वाले हैं. Yeah. So to make it easier, I'll ask you an example. So if I'm a 5-year-old, जिसकी मम्मी बहुत बिजी रहते हैं क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, the memory of my mother is always cooking and doing something and being busy taking care of the family. तो बड़े होकर मैं अपने relationships में कैसी इंसान बनूंगी? What will I become? Okay. So because there is a physical presence है मदर की, बट इमोशनल प्रेजेंस नहीं है, तो वो जो चीज़ की कमी होती है वो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ढूंढना शुरू कर देते हैं. फिर वो प्यार, वो केयर हम आउटसाइड रिलेशन से ढूंढना शुरू करेंगे. फिर बहुत ओवर डिपेंडेंसी हमें फील होगी रिलेशनशिप्स में. हम अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है, स्टिल हमें लगेगा कि नहीं है, कम से कम अटेंशन तो मिल रही है, कम से कम बात तो हो रही है, तो हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पे भी क्लिंग ऑन कर सकते हैं. बचपन के हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ पे पेरेंट्स का हमारे साथ इमोशनली कनेक्टेड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फिजिकल आजकल मुझे पता है थोड़ा सा अनअवेलेबिलिटी होती है, बट जितनी भी अवेलेबिलिटी है उसमें भी अगर आप वो इमोशनल सपोर्ट दिखा पाओ बच्चों को, दैट वेज फ्यूचर में उनके रिलेशनशिप्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव अ लॉट. तो ये जो इमोशनल सपोर्ट की आप बात करें, मुझे लगता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैक्सिमम लोग ये बात समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या इमोशनल सपोर्ट की बात कर रहे हैं. सो अगर मुझे ऐसा लगता है कि माई मदर डज नॉट लव मी बिकॉज शी इज नॉट गिविंग मी अटेंशन, सो यू आर सेइंग इवन इन रिलेशनशिप वो टॉक्सिक होगा, आई विल स्टे बिकॉज मुझे वो अटेंशन मिल रहा है जो मुझे मेरी मदर से इमोशनली नहीं मिला. सो ये जो इमोशनल अवेलेबिलिटी होती है, आई थिंक वी टॉक अ लॉट सिंस वी आर कमिंग टू रिलेशनशिप्स. लेट्स टॉक अबाउट ये जो पूरा इमोशनल अवेलेबिलिटी के बारे में आजकल बात करते हैं, दैट योर मेन शुड बी इमोशनली अवेलेबल टू यू, योर फादर शुड बी. सो ये क्या है इमोशनल
अवेलेबिलिटी एंड ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट या इंडियन फैमिली सिस्टम के हिसाब से कितनी है कितनी नहीं है? ओके, व्हाट आई थिंक इज इमोशनल अवेलेबिलिटी की जहाँ पे बात आती है, तो बीइंग हर्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बिकॉज अगर आपको लग रहा है आपकी बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है, दैट्स वेयर द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड. अगर आप पेरेंट्स के साथ में भी टाइम कम स्पेंड कर रहे हो, बट जब भी वो आपके साथ में हैं, दे आर लिसनिंग टू यू प्रॉपरली, दे आर देयर फॉर यू. जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स द अवेलेबिलिटी इज देयर. बट ठीक है, अगर पेरेंट्स सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हैं कि अच्छा ये हुआ, चलो ठीक है, ओके लेट्स गो, ब्रश ऑफ करना चीज़ों को, प्रॉपरली उस पर बात नहीं कर पाना. बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वी मस्ट नॉट जस्ट लिसन टू प्रॉब्लम क्या है, बट इफेक्टिवली वर्क ऑन द सॉल्यूशंस एज वेल. तो इमोशनल अवेलेबिलिटी इज मोस्टली अबाउट उनके इमोशंस को समझना, समझने की कोशिश करना एटलीस्ट, और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना. सो इफ अगर पेरेंट्स तो अब ये नहीं कर पाए, ओके, सो हाउ कैन एन इंडिविजुअल या एक पार्टनर ये जो अनमेट नीड्स की बात आप कर रही हैं उसमें हेल्प कर सकता है? या अगर मेरी पर्सनली मेरी वो अनमेट नीड्स हैं तो एज अ पार्टनर मैं क्या अपने आप में इम्प्रूव कर सकती हूँ टू मेक माई रिलेशनशिप बेटर और नॉट लेट माई चाइल्डहुड ट्रॉमा इंटरफेयर विद इट? व्हाट कैन आई डू? आई थिंक थेरेपी इसी चीज़ पे वर्क करती है बहुत अच्छे से, कि हम अपनी अनमेट नीड्स को समझते हैं. इंसाइट इन इटसेल्फ इज़ वेरी थेरेप्यूटिक. वंस वी अंडरस्टैंड कि हमारा ये बिहेवियर इस पर्टिकुलर चीज़ से आ रहा है, उससे ही बहुत इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. और उसके बाद जो हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, अगर हम उस पर वर्क करें, किसी सिचुएशन में हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम उस पर वर्क करें, तो वो वाले ट्रॉमा का इम्पैक्ट करंटली कम होना शुरू हो जाएगा विद टाइम. तो आई थिंक वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ, वर्किंग ऑन योर ओन ट्रॉमास ही आपके रिलेशनशिप को बेटर कर सकता है. See, trauma is also somewhere this absence of an empathetic presence, which I understand ki Yes. that empathetic listener, witness is not there. That is causes you trauma. तो बड़े होने के बाद अगर वो empathetic listener हमें मिलता है, जैसे आप कह रही हैं therapist, I think therapist ये एक बहुत अच्छा रोल निभाते हैं, that they are that empathetic listener and वो आपको help करते हैं reflect करने में भी. तो अगर थेरेपिस्ट ऐसा करता है तो मेरा टाइमलाइन क्या होगा टू गेट बेटर? लाइक इज देयर एनी 3 थेरेप्यूटिक स्टेप और देयर आर एनी स्टेप्स दैट आई कैन गेज कि हाँ मेरी थेरेपी या जो मुझे अपने आप पे काम करना था वो सही डायरेक्शन में है? ओके, सो व्हेनेवर वी स्टार्ट विद थेरेपी, इनिशियली हम डिस्कस करते हैं अबाउट जो प्रॉब्लम करंटली आप फेस कर रहे हो. फिर हम स्टार्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी, what point in your life you started with these things, and currently if there is any assessment required to check कि कोई clinical diagnosis तो नहीं है. Assessment is a very important part of therapy, and personality evaluation, जो डिप्रेशन है उसका कितना सिवियरिटी है, तो जब हम इवेलुएट करके ये पता लगा लेंगे कि इसका सिवियरिटी इतना है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम आपको लग सकता है. फर्स्ट सेशन में हम ये चीज़ थोड़ा क्लियरली बता सकते हैं आपको कि बिकॉज इट सीम्स कि ये इतना सिवियर है या इतना सिवियर है, इसको वीक्स लगेंगे या मंथ्स लगेंगे या मे बी मोर. तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड द सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स. So you talked about personalities and everything. If in case, since you're a clinical psychologist, I would like to know, once you assess them with any personality disorder, so what are the next steps? Does every personality disorder needs medication or some of them can be managed by therapy? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पर से अगर हम बात कर रहे हैं, तो मेडिकेशंस का रोल आई थिंक वहाँ पे आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसरेगुलेशन है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, या मेनिक सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स हैं कि ग्रैंडियोसिटी वाले सिम्टम्स हैं, तो मेडिकेशंस का रोल ज़्यादा है. अदरवाइज जस्ट मियरली अंडरस्टैंडिंग कि आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, किस तरीके की पर्सनैलिटी फैक्टर्स आपके अभी बहुत शेप आपकी हर चीज़ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो स्पेसिफिक वर्क पर्सनैलिटी पे थेरेपी में होता है. आई थिंक medications work more on just balancing the neurochemicals in the brain, and therapy works
actually on the thought process. It actually works on your behaviors. पीपल आर ऑल्सो वेरी अफ्रेड कि अगर मैं थेरेपिस्ट के पास गई और उन्होंने मुझे असेस किया तो वो मुझे मेडिकेशन दे देंगे. मुझे लगता है कि थोड़ा डिफरेंशिएशन नहीं पता. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द काउंसलिंग पार्ट, क्लिनिकल पार्ट एंड द साइकेट्री? यस, सो काउंसलिंग बेसिकली हम करते हैं जब सिम्टम्स थोड़े माइल्ड हैं, जैसे रेगुलर कोई एग्जाम प्रेशर हम ले रहे हैं, या फिर कॉन्फिडेंस इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, या थोड़ा रिलेशनशिप में कुछ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, तो हम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करेंगे. अगर हमें लग रहा है सिम्टम्स काफ़ी टाइम से चल रहे हैं परसिस्टेंटली, अगर हमें लग रहा है कि सिवियरिटी इतनी ज़्यादा है कि हमारी डे टू डे फंक्शनिंग बहुत इम्पैक्ट हो रही है, और अगर फैमिली में भी कोई ऐसा हिस्ट्री है, साइकेट्रिक हिस्ट्री है, तो इट्स बेटर टू विजिट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड इट्स बेटर टू गेट असेस्ड फर्स्ट कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या. असेसमेंट एक डायरेक्शन देता है कि बिकॉज नाउ वी नो कि ये पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है, या ये सिर्फ करंट सिचुएशन की वजह से है, या ये पुराने मतलब ट्रांसजेनरेशनल पुराने हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से आ रहा है. तो दैट वेज फिर वी कैन अंडरस्टैंड कि किस डायरेक्शन में थेरेपी जाएगी. तो सबको मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती. मेडिकेशंस की नीड तब होती है सिर्फ जब सिवियर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं. तब हम, जब थेरेपी आप पे काम नहीं करेगी क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या है, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, मेडिकेशंस विल हेल्प यू बीइंग मोर रिलैक्स्ड, आपकी स्लीप बेटर होगी, आपकी एपिटाइट बेटर होगी, सो दैट थेरेपी आप पे वर्क कर पाए. So they're like a combination and not needed with everybody. ऐसा नहीं कि सबको चाहिए, but basically एक starting point going to a clinical psychologist or a counselor will be your starting point. Yes. और उसके बाद अगर assessment के बाद लगता है कि किसी और को भी include करना चाहिए medication के लिए भी, then उन्हें psychiatrist के पास भेजा जा सकता है. Absolutely, absolutely. हम आफ्टर द डायग्नोसिस हम ये क्लियर करते हैं कि आपके सिम्टम्स इतने हैं, अब आपको मेडिकेशंस की नीड है या नहीं है. एंड इनिशियली जैसे कुछ कुछ पेरेंट्स या एडल्ट्स खुद ऐसे आते हैं कि हम मेडिकेशंस लेना नहीं चाहते. नीड होती है, हमें लग रहा है असेसमेंट के बाद की नीड है, बट दे डोंट वांट टू. सो इट्स नॉट लाइक कि वी फोर्स देम कि नहीं लेना ही पड़ेगा. हम वी कैन स्टार्ट विथ थेरेपी इनिशियली. थेरेपी थोड़ा प्रोग्रेस करेगी तो अगर सिम्टम्स टेपर डाउन हो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मेडिकेशंस आर नाउ नीडेड. रिसेंटली आई हैड अ क्लाइंट, आई थिंक उन्हें कुछ पर्सनालिटी इश्यूज भी रहे हैं, उनकी फैमिली भी काफी डोमिनेटिंग थी. तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे डिप्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो काम करता हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा चीजें ठीक करता हूँ, मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं टाइम से हर जगह पहुंचता हूँ, मैं रोज नहा रहा हूँ, मेरा हाइजीन बहुत बेटर है. लेकिन फिर भी वो गुस्सा करते थे, वो बहुत जल्दी किसी चीज से परेशान हो जाते थे. ड्राइव करते वक्त उनका थॉट कहीं ना कहीं रहता था, मतलब ऐसा नहीं लगता था कि वो हैं जब वो वहां हैं. तो कैन दिस बी ऑल्सो साइन ऑफ डिप्रेशन और समथिंग हाई फंक्शनिंग जो उनके साथ हो रहा है? क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि हम सब कुछ ठीक चल रहा है बट कुछ समझ नहीं आ रहा. तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इज द साइन कि समथिंग इज रॉन्ग. जो चीज़ें ठीक चल रही हैं वो शायद हम प्रिटेंड कर रहे हो सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर डिप्रेशन किसी को माइल्ड या मॉडरेट भी है तो फिर आप सब कुछ बंद करके बैठ जाओगे. पीपल सिवियर डिप्रेशन में भी वर्क कर रहे होते हैं. बट वॉट जो डिफ्रेंशिएशन ये होता है दैट यू मे आस्क, आर यू रियली फीलिंग हैप्पी? Like, are you looking forward to good things? Are you looking forward to your hobbies and interests? जब वहाँ पे आता है कि नहीं, अभी वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो शायद हमें नेसेसरी नहीं है बट हम अपनी प्लेजर के लिए कर रहे थे, जब वो बंद हो गए हैं, दैट्स वेयर वी रियलाइज कि समथिंग इज रॉन्ग. लाइक किस तरह की चीजें जिन्हें हम कहेंगे कि हम अपने प्लेजर के लिए कर रहे थे, या कौन सी तरह की चीजें हम अब नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ साइन कि देयर इज समथिंग रॉन्ग? मीटिंग विद फ्रेंड्स, going out on dates, maybe eating your favorite food. अब वो craving नहीं है उतना जो पहले होती थी. And maybe just watching something because you genuinely love watching it. कभी कभी हम चीज़ें देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहते हैं अपने थॉट्स से.
तो वो डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं, हम जेन्युइनली अगर इंटरेस्टेड होके देख रहे हैं तो ठीक है, बट समटाइम्स वी जस्ट वांट टू अवॉइड एवरीथिंग, दैट्स वेयर वी आर जस्ट होल डे, जब भी हमारे पास खाली टाइम है हम सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू अवॉइड द थॉट्स दैट आर डोमिनेटिंग व्हेन वी आर नॉट बिजी। तो क्या पर्सनालिटी इश्यूज भी आपको डिप्रेशन या एंजाइटी दे सकते हैं? क्या ये मास्क हो सकती हैं तीनों चीजें? यस, बिकॉज पर्सनालिटी इश्यूज अगर हमें किसी भी तरीके के हैं, धीरे धीरे वो डेली फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट डालना शुरू करते हैं, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स पे। और अगर रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल रहे होंगे तो फिर हमें वो चीज़ एंजाइटी क्रिएट करेगी कि ओ इट्स नॉट गोइंग वेल, अगेन दिस पर्सन इज़ नाउ गोस्टिंग मी, नॉट टॉकिंग टू मी। अब वो इनिशियली शुरू कहाँ से हुआ था, हमें वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा कि वो जो गोस्टिंग चल रही है या वो जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा है वो क्या आपके पर्सनैलिटी इशूज़ की वजह से आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप प्रॉब्लम नाउ वी माइट स्लिप इनटू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो ये दोनों चीज़ें ओवरलैपिंग हो सकती हैं। There is a lot of talking about anger management. In fact, sometimes when we send a form to a client, तो वो लिखते हैं कि what do you want to talk about? My anger. I have an and even now अगर हम reels पे देखेंगे, अगर हम news पढ़ेंगे, तो people are really getting angry. Like recently मैंने news में देखा था कि किसी को कुछ खाने को नहीं मिला and she sat on road and she protested. ये जो breakdowns हो रहे हैं, outburst है, anger outburst है, ये किस बारे में है? ये है क्या एक्चुअली? और ये एंगर मैनेजमेंट होता है क्या थेरेपी में? लाइक व्हाट इज इट? Okay, so anger basically is just a form of expression. हमारे अंदर की जो suppressed thoughts हैं, जो suppressed feelings हैं किसी चीज़ से related, वो जब हम टाइम टू टाइम कन्वे नहीं कर पाते हैं, वो बिल्डअप होता है, तब वो आउटबस्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। जब भी आप किसी चीज़ पे गुस्सा हो रहे हैं तो रैंडमली वहीं से ट्रिगर नहीं है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर बिहाइंड। फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा रहा होता है जब आपका मन था कन्फेस करने का, कन्वे करने का, बताने का, बट आप नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीज़न। अब वो पाइलअप हो रहा है, अब वो क्योंकि पाइलअप बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जब वो किसी छोटे से भी ट्रिगर से फटेगा तो वो बहुत ज़्यादा फटने वाला है, तो उसको एंगर आउटबस्ट हम बोल सकते हैं। एंड येस, एंगर मैनेजमेंट इज समथिंग दैट वी वर्क थेरेपी में। एंगर मैनेजमेंट की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। सो सी माई पर्सनलाइज्ड my way of doing therapy is very personalized. जैसे अगर मैं CBT भी कर रही हूँ तो मैं सब पे सेम नहीं करूँगी कि हाँ ठीक है CBT के ये फर्स्ट सेशन में ये करवा दिया, सेकंड में ये करवा दिया। आई यूजुअली प्रोवाइड वर्कशीट्स और वो बहुत पर्सनलाइज्ड होती है, आप ही के लाइफ से, आप ही की प्रॉब्लम से एग्जाम्पल लेके मैं उसमें लिखती हूँ। वो वर्कशीट से फिर आप समझते हो कि ठीक है मुझे यहाँ इस जगह पे आई हैव टू डू दिस, मुझे अपनी एंग्जाइटी के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ करनी है, ग्राउंडिंग टेक्निक्स यूज़ करनी है, माइंडफुलनेस यूज़ करनी है, मुझे अगर ये थॉट आता है, ऐसा गुस्सा आता है तो मुझे ये करना है। तो दैट वर्कशीट्स, दैट पर्सनलाइज्ड थेरेपी दैट आई प्रोवाइड, आई थिंक वो बहुत रिलेट कर पाते हैं कि यस दिस इज एक्चुअली फॉर मी। इट्स नॉट जस्ट रैंडम कोई भी थेरेपी आपने मुझे पकड़ा दी कि सब आजकल सब CBT का बहुत वो है ना कि हर कोई CBT कर रहा है, तो CBT इज ऑल्सो नॉट वेरी सिमिलर फॉर एवरीवन, वो भी बहुत पर्सनलाइज हम करके करवाते हैं। Yeah, CBT is cognitive behavioral therapy. Yes, it is cognitive. So क्या एंगर मैनेजमेंट जो हम कह रहे हैं या लोग सोचते हैं थेरेपी क्लेम करती है, डज इट गेट बेटर और डू यू अंडरस्टैंड योर एंगर बेटर? क्या चेंज आता है और कितने महीने लग सकते हैं? यस, एंगर मैनेजमेंट में चेंज डेफिनेटली आता है। ऐसा मुझे नहीं याद कि बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। इनसाइट अगेन हियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको गुस्सा आया तो किस बात पे आया? एक सेम सिचुएशन में दो लोगों को अगर गुस्सा आ रहा है तो उन दोनों का थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, उन दोनों का सिचुएशन को देखने का नज़रिया डिफरेंट हो सकता है। तो आपको गुस्सा किस बात पे आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एंड वंस वी अंडरस्टैंड द रूट्स ऑफ इट कि हाँ मुझे इस वजह से ये हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो सिचुएशन आएगी ना, हमारा वन पार्ट ऑफ द ब्रेन विल गो बैक टू दैट, ओ मतलब दिस इज द अनहेल्दी behavior that I am just about to show, so I must take a pause, I must breathe, I must think about it and then I'll do. So definitely changes हैं anger management में, behavior wise भी and thought process wise भी। अंदर से ही गुस्सा कम आ रहा है फिर after some time. What about overthinking?
दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट आई हर्ड ऑफ, या हम्म, इसका बहुत ज्यादा ही क्लाइंटल है कि ये ओवर थिंकिंग की वजह से वो अपने काम पे नहीं जा पाते, ओवर थिंकिंग की वजह से प्रोक्रास्टिनेट हो जाता है, हर जगह लेट हो जाते हैं, एंड हर वक्त इस एक नेगेटिव स्पाइरल में रहते हैं दैट आई एम आउट टू बी डूम्ड, कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, एंड आई थिंक ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी हिट करता होगा लोगों राइट की। राइट। सो ये ओवर थिंकिंग क्या है? क्या ये भी कोई फॉर्म ऑफ एंजाइटी है या कुछ और? ओवर थिंकिंग से एंजाइटी क्रिएट होती है। ओवर थिंकिंग इज बेसिकली कि चीज कोई एक है बट उसके बारे में हम घंटों घंटों सेम ही क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चल रहे हैं। व्हाट इफ दिस हैपेंस, व्हाट इफ दिस डज नॉट हैपन। तो जब हम एक ही चीज को लेकर बहुत बार बहुत मल्टीपल सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हैं दिमाग में, तो उसको हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। एंड ओवर थिंकिंग थेरेपी में ट्रीट होती है कॉग्निटिव थेरेपी से ही, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से ही। जो भी दिमाग में चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट एवरीथिंग डाउन सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर और व्हेन इट्स आउटसाइड। क्योंकि जब ये दिमाग में चलेगा तो ये लूप इज नेवर एंडिंग, ये खत्म नहीं होता है। फिर अगर हम उसको पेपर पे नोट डाउन करना शुरू करेंगे तो हमें क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली में ओवर थिंकिंग किस रीजन से है, और फिर उस पर्टिकुलर रीजन पे देन वी कैन वर्क। पीपल से अ लॉट ऑल्सो, जब हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, या मेडिटेशन कर रहा हूँ, राइट। या मैं ये वर्कशॉप्स अटेंड कर रहा हूँ, विच डज हेल्प, वो थोड़ा बहुत हेल्प तो होता ही है, बट क्या मेडिटेशन एंजाइटी का सोल्यूशन है? मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प्स अ पर्सन हु इज फीलिंग एंग्शियस, बट वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। मुझे अब एंग्शियस लग रहा है, आई सैट डाउन फॉर 5 minutes, आई डिड द डीप ब्रीदिंग, आई डिड द मेडिटेशन, आई मे बी डिड द ग्राउंडिंग टेक्निक्स एंड आई एम फीलिंग बेटर नाउ। बट वो एंग्जाइटी शुरू क्यों हुई थी, वो ओवर थिंकिंग शुरू कहाँ से हुई थी, अगर हमने उस पर काम नहीं किया है तो इट्स नॉट परमानेंट। वी नीड टू पिक द रूट्स, we need to find out where this is stemming from, and I think that's where the real change in anxiety or overthinking comes. Nowadays marriages and relationships have taken a hit. 1.5 years में ही, या पहले few months में ही marriages बहुत ज़्यादा complicated हो रही हैं, या लोग बहुत struggle कर रहे हैं। in fact कई लोग तो शादी करना ही नहीं चाहते, सिर्फ relationship में रहना चाहते हैं, या वो भी उनके लिए difficult है। So what do you think about कब एक couple को या partners को थेरेपी एज एन ऑप्शन लेना चाहिए इन, या कपल थेरेपी करनी चाहिए? ओके, सो आई स्टार्ट विद कि क्यों लोग पहले शादी करना नहीं चाहते हैं। आंसर दैट फर्स्ट। बहुत सारे मेरे पर्सनली जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं पेशेंट्स के साथ, जहाँ पे भी किसी ने कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम कि उन्होंने अपने फैमिली में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं देखे हैं, स्पेसिफिकली पेरेंट्स या फिर क्लोज रिलेटिव्स। उन्हें ये लगता है कि शादी यही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है जहाँ पे एक कोई बहुत सबमिसिव है, एक कोई बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, और यूजुअली फीमेल्स को दबना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। गर्ल्स की तरफ से ज़्यादा आता है कि हमें शादी नहीं करनी है, क्योंकि दे आर लुकिंग टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स एज अ कपल, एंड अगर उनका एग्जाम्पल अच्छा नहीं है तो इज द फर्स्ट थिंग कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप। एंड जब कपल्स थेरेपी कब करनी चाहिए, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, सो येस, इनिशियली मैरिजेस में, अगर अरेंज मैरिजेस हैं या लव मैरिज भी है, डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं वंस द वेडिंग हैपन्स, या फिर वेडिंग इन इटसेल्फ इज कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बार एक येस, वन ऑफ द रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज द वेडिंग इटसेल्फ, कि शादी में उनसे ये एक्सपेक्टेड था, उनसे ये एक्सपेक्टेड था। तो दोनों फैमिलीज़ की आपस की एक्सपेक्टेशंस पे प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर शादी के बाद आपके जब फैमिली साथ में रह रही है, पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं, तो उनके साथ डायनामिक्स आपके कैसे बन रहे हैं, या आपस में रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का किस तरह से चेंज हुआ है, शादी से पहले कैसा था, अब कैसा है। तो इस तरीके के चेंजेस आने के बाद कितना हम वो अडेप्ट कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम्स कितनी आएंगी हमें। एंड जब लाइक जैसे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने के बाद वो कॉन्फ्लिक्ट कितने टाइम में आप रिजॉल्व कर पा रहे हो, रिजॉल्व करने के बाद क्या आप बैक टू दैट
जीरो कि हाँ हम दोनों एकदम कंफर्टेबल हैं, अब कोई ग्रजेस होल्ड नहीं कर रहे हैं. इफ दैट इज द केस, यू आर एब्सोल्युटली द वे यू वर, तो दैट मीन्स कि आप खुद से हैंडल कर सकते हो चीज़ें. बट अगर वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व के बाद भी किसी किसी एक के मन में ऐसा है कि नहीं, इट्स स्टिल देयर इनसाइड मी, ये रिजॉल्व नहीं हुआ है, एंड इफ दे फील कि the other person now is not understanding at all कि मेरी क्या requirements हैं, needs हैं. Finances is a big thing जो couples में problem create करता है after marriage. Intimacy, trust issues. तो बहुत सारे topics फिर होते हैं जब आपस में वो resolve नहीं कर पा रहे हैं, then there comes a role of therapist, which जो हम बहुत clearly दोनों की expectations we ask, and how to deal with those particular pointers जो हमने गोल सेट किए हैं थेरेपी. सो व्हेन यू से कॉन्फ्लिक्ट, आप बोल रहे हैं कि कोई लड़ाई या कोई एडजस्टमेंट इशू या मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया और वो कन्वर्सेशन कहीं की कहीं चली गई, या इंटीरियर डेकोरेशन पे हम अग्री नहीं किए, वी आर वेरी ओपिनियटेड पीपल. तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, अगर वो रिजॉल्व कर पाए हम एंड देयर इज अ रिपेयर, यस, पर अगर रिपेयर वर्क इज नॉट डन, तो फिर उस रिलेशनशिप को थेरेपी की जरूरत है. राइट. क्योंकि हम सेपरेट होने के बाद जब साथ में फिर से आ रहे हैं, तो वी आर होल्डिंग ग्रजेस, एंड दूसरी लड़ाई में इट्स लाइक अ टाइम बॉम्ब. आप जिस यस यस बैठे हैं और नेक्स्ट टाइम आप फिर से उसी अनदर कॉन्फ्लिक्ट में वो वाला टॉपिक भी लाएंगे. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. कहीं ना कहीं वो इमोशनली हम वहाँ पे रुके हुए हैं, हमने एक्सप्रेस प्रॉपरली किया नहीं है, तो वो डेफिनेटली आगे से आगे पाइल अप होगा, फिर वो और ज्यादा बड़ा होने वाला है. सो देयर विल बी लाइक अ साइकिल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो हम तोड़ नहीं पा रहे. सो हाउ थेरेपी कैन हेल्प इन de-escalating that, या उस साइकिल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में थेरेपी क्या करती है कि वो टूट जाता है या रिपेयर वर्क हो सकता है? I think individual sessions in couple therapy helps with that. Couple therapy में first session usually दोनों के साथ होता है. उसके बाद individually second and third session में, this is how I do it. मैं individually दोनों के details about the other person, like what do you feel, कहाँ कहाँ पे problem है, आप क्या चाह रहे हैं, आपकी expectations क्या हैं, and then the other person वो कहाँ पे है, and then I really want to दोनों को कैसे हम लाइक बीच में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी. इट्स नॉट लाइक कि आप 100% जैसे आप हो वैसे ही रहने वाले हो. दिस इज द सेम फॉर द बॉय एंड द गर्ल एज वेल. तो हमें चेंज तो लेकर आना ही पड़ेगा, बिकॉज इन मैरिज व्हेन टू पीपल आर स्टेइंग टुगेदर, इट्स नॉट लाइक कि हम अपना इंडिविजुअल जैसे थे वैसे ही हम आज रह सकते हैं. वी नीड टू हैव सम एडजस्टमेंट्स. कहाँ पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, किस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, वर्किंग ऑन दैट हेल्प्स बोथ ऑफ देम. बट किस तरह के एडजस्टमेंट इश्यूज आप आजकल सुनती हैं दैट कपल्स आर हैविंग? ये एडजस्टमेंट इश्यूज हैं, मे बी 2-3 इफ यू कैन टेल मी दैट आर कॉमन. I think the mother-in-law comes at the top, because sharing the house, sharing the kitchen, sharing her son with somebody else, बहुत बार ये चीज़ दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट कि हाँ अभी कोई और है जिसकी मेरा बेटा ज़्यादा बात मान रहा है, अभी कोई और है जिसकी डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा रोल होगा घर के डिसीजंस में. बच्चे होने के बाद भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आफ्टर द चाइल्ड इज़ बॉर्न, उस फ्यू ईयर्स, इनिशियल फ्यू मंथ्स एंड 1-2 साल में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है कि वी नीड समबडी टू टेक केयर ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड बोथ. वहाँ पे कितना इन लॉज कर पा रहे हैं वो चीज़, आपका एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या वो पूरी कर रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं. आई थिंक ट्रस्ट इश्यूज इज़ वन थिंग. बहुत कॉमनली देयर आर केसेस ऑफ अफेयर्स जिसकी वजह से people are coming, and intimacy is also one of the reasons जिस पे conflict होता है. So how many like number of sessions मुझे चाहिए that I know कि हाँ couple therapy is effective, या आगे मुझे लेने की जरूरत है या नहीं? Like that number is very important for some people. वो जानना चाहते हैं कि is it worth investing or not? What do you think about it? I think अगर problems just start ही हुई हैं तो हमें पता है कि चीज़ें कम हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हैं, तो आई थिंक हम थोड़ा जल्दी इस पे वर्क कर पाएंगे. अगर इट्स बिन ईयर्स एंड थिंग्स आर पाइलिंग अप, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम. इट्स नॉट लाइक कि आप 2 सेशन में सब चीज़ें ठीक कर दोगे.
कमिंग टू दैट पॉइंट, कमिंग ऑन द सेम पेज, उसमें कभी कभी कुछ टाइम लग जाता है. तो अगर प्रॉब्लम्स आपकी कम है, डिपेंड्स ऑन द कपल ओनली. अगर प्रॉब्लम्स कम है तो वी वुड से 4 to 6 सेशंस में काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि काफ़ी एडजस्टमेंट कहाँ करनी है, कहाँ पे एक्सेप्टेंस करनी है सामने वाले की, कहाँ पे ठीक है हम थोड़ा फ्लेक्सिबल रह सकते हैं. और अगर थोड़ा प्रोलॉन्गड ही चला आ रहा है तो मे बी अ फ्यू मोर मंथ्स. इट डिपेंड्स ऑन दैट. सो आज हमने बहुत सारी बातें की. वी वेंट टू द रिलेशनशिप पार्ट, ADHD, पेरेंटिंग. बट एज अ इंडिविजुअल जो इंडियन फैमिली में बड़ा हुआ है, वेदर इट्स न्यूक्लियर या जॉइंट फैमिली, डू यू थिंक एवरीबडी नीड थेरेपी, या थेरेपी कराने से क्या सबको फायदा हो सकता है, या इट इज ओनली स्पेसिफिकली luxuriously for depression, anxiety and personality issues? What I feel is therapy is important for everybody. If not बहुत ज़्यादा, but एक दो session for venting out, just understanding our own selves, getting that clarity कि मेरी life में क्या important है, मेरे को क्या prioritize करना है. उस वे से therapy हर किसी को करनी चाहिए. I would suggest that, I would recommend that. जो मेजर कंसर्न्स हैं उनको तो आना पड़ ही रहा है. देखो वहाँ पे तो वो मजबूरी है कि हमें जाना पड़ेगा ही. बट यूजुअली भी अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता है आई एम नॉट एबल टू रेगुलेट माई इमोशंस, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, या कुछ ऐसा है जो कहीं कहीं बहुत ऑड फील हो रहा है कि नहीं दिस इज़ नॉट राइट, आई थिंक मेरा ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, चल रहा है काम बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, वी कैन वर्क ऑन दैट. तो हर किसी की स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं. तो वो जो वीकनेसेस वाला पार्ट है आई थिंक हर ह्यूमन में है, और हम वो वीकनेसेस पे वर्क कर सकते हैं. So what is your approach of therapy as a therapist? Okay, so I usually start with detailed information about the person. It is not ऐसे कोई questionnaire नहीं है कि हमें line by line पूछना है, but yes, my approach is firstly to make the client feel safe, feel heard and comfortable. Once that rapport is built, the person feels safe, then we start with deeper questions कि ठीक है exactly problem कहाँ पे है, या क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आपको लगता है इम्पैक्ट कर रही है आपकी करंट लाइफ को. इनिशियल फ्यू सेशंस में just understanding where this is coming from, maybe doing an assessment to get that clarity, and then eventually a goal setting and working on the short term goals, then the long term goals. This is how I usually Yeah, I can definitely understand that. In fact, the conversation with you was very enriching, and there was so much I think people can learn from this about therapy and the kind of work you do. So thank you so much for your time. thank you. आज हम कन्वर्सेशन में थे डॉक्टर तमन्ना खरब के साथ. अगर आपको लगता है कि ये आपकी थेरेपिस्ट हो सकती हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे FYP लाइव, जो कि एक ऑनलाइन थेरेपी प्लेटफॉर्म है, और वहां जाके आप ऑनलाइन इनके साथ सेशन बुक कर सकते हैं. थैंक यू.